गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैक ने मॉडल पेपर इस साल का जारी कर दिया है और इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2 पाली में एग्ज़ाम होने वाला है। 2022 का जो एग्ज़ाम होगा, एक प्रथम सावधिक परीक्षा जो दिसंबर में होगा और दूसरा मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए। जो दिसंबर में प्रथम सावधिक परीक्षा होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि उसका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा। और इसके बाद दूसरा जो एग्ज़ाम होगा द्वितीय सावधिक परीक्षा, वो मार्च में होगी। उसमें 3 तरह सवाल आएंगे, बहुविकल्प भी रहेंगे उसमें, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 3 तरह के उसमें सवाल रहेंगे। तो फ़िलहाल अभी जैक ने इस दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है जो 5 सेट है। तो आज हम लोग विज्ञान विषय का पहला सेट का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग सिर्फ दाढ़ी बनाने में ही नहीं बल्कि इसका उपयोग सौर भट्ठियों में भी किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, यानी दांत के डॉक्टर और गले के डॉक्टर, नाक कान के डॉक्टर, ये सब भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरह उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का जो उपयोग है उसको भी आप लोग याद कर लीजिए। हो सकता है इसके जगह में वो समतल या उत्तल का भी उपयोग पूछ सकता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। यानी सबसे पहले तो ये जानना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का प्रतीक क्या है, कैसे दिखाते हैं। तो फोकस दूरी को F से दिखाते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या होता है R, वो फोकस दूरी का डबल होता है, दुगुना होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी होती है। यानी त्रिज्या जितना है उसका आधा कर देंगे तो उतना के बराबर होता है फोकस दूरी। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी होगा, F = R/2। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया में बोला है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश, जैसे ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपना दिशा बदल देता है और उसका वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन होता है, इसका मतलब वेग तो नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन होता है इसका मतलब तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होगा। तो ये दोनों तो इसका जवाब होगा नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए। तीसरा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा F, यानी फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा, यानी किस तरह का दर्पण होगा जिसमें वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब ये सिर्फ समतल दर्पण में बनता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, इसका 5 का सी। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है यहाँ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगर यहाँ पर सवाल दूसरा अगर ये पूछता प्रकाश के अपवर्तन की जगह में अगर पूछता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका भी ऑप्शन जो 2 होगा वही सही हो जाएगा। यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम ये भी 2 है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी 2 है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी
होगी, यानी फोकस दूरी पूछा है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब यहाँ वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको आधा कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब आ जाएगा। यानी इसमें सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता का हम लोग पावर P से दिखाते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, P = 1/f। यहाँ पर F मालूम है, F कितना है, F यानी फोकस दूरी मालूम है कितना है, 1 मीटर। तो इसमें जब रखेंगे 1/f कितना है 1, तो ये 1/1 = 1 हो जाएगा। यानी कि पावर P यानी क्षमता कितना आ गया 1, और इसका क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर D, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1D। और ये प्लस में ही इसका जवाब होगा। प्लस में क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता है। क्योंकि उत्तल लेंस जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस दूरी इधर प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है। वहीं अगर अवतल लेंस अगर रहें अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी इधर होता है माइनस में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1D, यानी कि ऑप्शन नंबर B। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो वही चीज़ पूछा है, उत्तल लेंस, और अभी बताएं उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पॉजिटिव। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी सबसे कम, कहाँ पर होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, कहाँ पर। तो प्रकाश जो है जितना विरल माध्यम रहेगा, विरल माध्यम, उसमें प्रकाश तेज़ी से गमन करता है, उसका जो वेग बहुत ज़्यादा होता है। और माध्यम जितना सघन होगा, माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश जो है धीरे धीरे गति करता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए निर्वात जो है, निर्वात सबसे विरल माध्यम है, इसीलिए प्रकाश जो है यहाँ पर सबसे तेज़ी से गति गमन करता है। लेकिन यहाँ सवाल में क्या पूछा है, न्यूनतम होगा, यानी कम, कम किस पर होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा सघन माध्यम कौन है, तो कांच। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा कांच, ये सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश का न्यूनतम वेग जो है कहाँ पर होता है, तो कांच में, ऑप्शन के अनुसार। अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछता, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पर होगा अगर पूछता, तो निर्वात इसका सही जवाब होता। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4D यानी 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी अगर P क्षमता दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि P = क्या होता है 1/f। तो यहाँ पर F पूछा है तो F और P को एक्सचेंज कर देंगे इनका जगह को, F को यहाँ ले गए, P को यहाँ, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। और हम लोग का जो P दिया हुआ है कितना है, P है 4D यानी 4, और 1/4 को जानते हैं, 1 को 4 से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आएगा, 0.25। तो ये हम लोग का कौन इसमें, अच्छा इसमें सेंटीमीटर में पूछा है, 0.25 जो आंसर आएगा, ये 0.25 जो आया ये मीटर में आया। इसको जब सेंटीमीटर में अगर हम लोग बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर यानी फोकस का अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो यहाँ पर बोला है उत्तल लेंस,
तो उत्तल लेंस में हम लोग जानते हैं फोकस जो होता है, फोकस दूरी वो प्लस में होता है, और फोकस दूरी यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। तो उसकी क्षमता बोला है, तो क्षमता यानी कि P = 1/f, और ये 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग मीटर में इसको अगर हम लोग बदलेंगे, इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो 0 0 कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 0.5 फोकस दूरी हम लोग का आ गया 0.5 मीटर में। सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर था, इसको जब मीटर में बदलें तो 0.5 आ गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, यानी ऊपर 10 और नीचे बटा में 5, यानी 5 दूनी 10, यानी 2 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 डायोप्टर, और प्लस में आंसर आएगा क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 डायोप्टर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, यानी प्रकाश वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। तभी बताए थे जस्ट पहले, प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा निकलता हो, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो श्वसन प्रक्रिया जो ऐसी है, इस श्वसन प्रक्रिया जिसमें हम लोग को ऊर्जा मिलता है, तो इसीलिए श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट या चिप्स की थैली भी क्वेश्चन में रह सकता है। तो चिप्स के पैकेट विकृत गंधीयता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ख़राब ना हो चिप्स, इसीलिए उस पर नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगने में क्या होता है, कोई भी धातु होता है, खास करके लोहा, वो जंग कैसे लगता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेता है, और उसी को कहते हैं जंग लग जाता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये संयोजन कर लेता है, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया है। जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, धातु जुड़ जाता है, तो इसीलिए जंग लग जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। और उपचयन का मतलब जानते हैं, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन जिसमें बढ़ रहा है उसी का उपचयन हो रहा है। तो इसमें साफ देख सकते हैं, कार्बन इधर अकेले था, जब अभिक्रिया हो गया तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर उपचयन, कार्बन का यहाँ पर उपचयन हो गया है। कार्बन पहले अकेले था, अभिक्रिया के बाद कार्बन के साथ ओ आ गया ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन का यहाँ पर उपचयन हुआ है। अगर यही जगह पूछता किसका अपचयन हो रहा है, अगर अपचयन पूछता, अपचयन यानी ऑक्सीजन किस में घटा है, तो इसका सही जवाब होता है जिंक, क्योंकि जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, अभिक्रिया के बाद जिंक अकेले हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो Zn जो है जिंक, उसका अपचयन हुआ है। लेकिन सवाल में पूछा है उपचयन, तो सही जवाब हो जाएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ा है। तो ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का घटना अपचयन कहलाता है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें अगर सभी समीकरण को देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, बस ऐसा, यानी ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है, तब ये सही है, और इसका पहला ऑप्शन सही है। बाकी बात सब में देखिए सब गलत है, मतलब संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ देखिए यहाँ एल्युमिनियम 4 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, ये भी संतुलित नहीं है, भी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कॉपर 2 है, यहाँ कॉपर 1 है, ये भी संतुलित नहीं है, तो यही संतुलित है। बस इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि ब्रैकेट नहीं होना चाहिए इसमें। तो
गलती से ये छप गया है, इसमें ब्रैकेट बस नहीं होना चाहिए, बाकी ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना है और पता करना है कौन सा अभिक्रिया इसमें हो रहा है। इसमें देखिए जो Pb है वो अभिक्रिया कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, तो अभिक्रिया के बाद क्या बन जाता है, लेड क्लोराइड, यानी Pb क्लोरीन के साथ आ गया और कॉपर अलग हो गया। यानी पहले कॉपर जो था, कॉपर क्लोरीन के साथ था, लेकिन अभिक्रिया के बाद कॉपर अकेले हो गया और क्लोरीन के साथ कौन आ गया, Pb, यानी कॉपर को हटा दिया और Pb उसका जगह में आ गया। तो ऐसा अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें किसी एक तत्व को किसी दूसरे तत्व के द्वारा हटा दिया जाता है, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। यानी गंध के द्वारा कौन बता देता है कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्दी। हल्दी ये चीज़ हम लोग को बताता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है और बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है। आप लोग देखे होंगे जब हड्डी टूट जाता है हाथ का या पैर का, तो वहाँ पर जो सफ़ेद कलर में पट्टी लगाया जाता है, तो उसमें जो घोल इस्तेमाल किया जाता है वो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और बाकी बात ये सब का भी नाम जानना है। यही जगह ये क्वेश्चन ना पूछे कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसी तरह और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ सब चीज़ जो जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर जान गया, इसका सही जवाब हो गया। तो उसके आसपास का जितना भी क्वेश्चन है वो सबको पढ़ लेना है। ये मॉडल पेपर का यही मकसद है कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया तो हम लोग को तैयारी कर लेना है विरंजक चूर्ण का, धोने वाला सोडा का, बेकिंग सोडा का, उसके आसपास का सबका तैयारी कर लेना है। और यही अगला सवाल में यही चीज़ पूछा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो देखिए अभी बताए थे ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो यहाँ ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या बोल रहा है इसमें 23 नंबर क्वेश्चन में, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर अभिक्रिया को अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो विलयन में जो यौगिक होते हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये पानी है, यहाँ देख सकते हैं जो नीला कलर में, यहाँ नीला कलर में ये जो दिख रहा है ये पानी है। तो और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है जो नहीं दिख रहा है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें अलग अलग हो जा रहे हैं, यानी टूट जा रहे हैं। और इस टूटने का अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया का और नाम है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये सब जानना है, तो वियोजन अभिक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, बोल रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब ये आ गया इसमें। अब इससे के आसपास जितना क्वेश्चन है उस सब आप लोग को प्रैक्टिस कराना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, डंक में, चींटी का डंक में, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सब इसका तैयारी कर लेना है, ये ना पूछ के वो सब पूछ सकता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है, उसमें क्या बोल रहा है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो तनुकरण का मतलब क्या है कि कोई विलयन में अम्ल या क्षारक को जब मिलाते हैं, कोई विलयन होता है उसमें जब अम्ल को या क्षारक को यानी एसिड या बेस को जब मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण होना। तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि H+ आयन का और OH- आयन का सांद्रता में कमी आती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा इसमें।
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या बोला इसमें कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन है। हाँ, तो अभी बताए थे वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहाँ देखिए चारों जो अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है सब टूट रहा है, लेकिन इसमें पूछा है कौन प्रकाशीय वियोजन है, यानी कौन जो है सूरज का जो प्रकाश है उसका उपस्थिति में कौन टूटता है, ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 26 का, वो ऑप्शन नंबर ए है। ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये जो है ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। जब इसको सूरज का जो लाइट है उसमें जब रखते हैं बाहर धूप में तो ये टूट जाता है। अगर यही जगह पूछता विद्युतीय अपघटन पूछता या तो विद्युतीय वियोजन का उदाहरण अगर पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो ये सब ध्यान में रखना है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा का आकृति जान रहे होंगे आप लोग। अमीबा का आकृति अनियमित आकार का होता है, मतलब किसी भी आकार का अमीबा हो सकता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो यहाँ पर जो अमीबा का आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अमीबा का आकृति है ये सब अमीबा का कुटपाद है। ये अमीबा का कुटपाद है। तो इसी से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। जब भी भोजन को देखता है तो धीरे धीरे अपना कुटपाद से इस भोजन को घेरने लगता है और घेर घेर के इसको अंदर कर लेता है। यानी वो अपना भोजन जो है अपना कुटपाद के द्वारा अंदर कर लेता है खाद्य रिक्तिका के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूटपाद। ऑप्शन नंबर कितना में था ये, तो ये ऑप्शन नंबर सी में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूटपाद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। वसा का इमल्सीकरण जो है ये कौन करता है। तो इसका सही जवाब जो है ये पेप्सिन है। पेप्सिन जो है वसा का इमल्सीकरण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, यानी कि कौन ऐसा जीव है जो अपना भोजन को खुद बनाता है। तो अमरबेल जो पीला कलर में पेड़ पौधा में देखे होंगे झुके होते हैं पीला कलर में, वो तो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो जिस पेड़ में होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। और कवक ये भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। अमीबा भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम का पेड़ जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है, यानी कि ये स्वपोषी पोषण का एक उदाहरण है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो हृदय जो है मानव हृदय एक मुट्ठी के समान होता है, तो इसका 4 कोष्ठक होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। तो 4 कोष्ठक होता है, 1 2 3 4। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन वर्णक क्लोरोफिल को कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, क्लोरोफिल नहीं, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही जो है जब हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन को पूरा शरीर में ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को करते हैं। और हीमोग्लोबिन को लाल वर्णक भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन का अगर कमी हो गया हमारे शरीर में तो एनीमिया रोग होता है। तो ये सब भी ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल तो पत्तियों के पत्ता में पाया जाता है, पौधे के पत्ता में पाया जाता है, और इसी की वजह से क्लोरोफिल की वजह से जो पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्काणु। इसको इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। तो इंग्लिश वाला शब्द भी रह सकता है क्योंकि ये नेफ्रॉन से भी प्रसिद्ध है। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु है, इसको नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए इसमें क्या है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो इसमें पूछा है। तो वृक्क का काम ही है जो खराब जो हम लोग का
खून है उसको साफ करता है, छानने का काम करता है। तो जब इसका क्रियाशीलता कम हो जाती है यानी जब ये खराब हो जाता है तो इसको सुधारने के लिए यानी शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अपोहन। इसको डायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है, डायलिसिस भी कहते हैं अपोहन को। तो सब क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो है, इसमें क्या पूछा है कि जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति बनना। ये सही जवाब इसका हो जाएगा, जनन की मूल घटना है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें क्या बोला है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो इस चित्र को ध्यान से देखने से खुद पता चल जाएगा किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। इसमें देख सकते हैं जो एक जीव है वो कई भाग में बंट रहा है। इसमें कितने सारे भाग में बंटने का यहाँ दिख रहा है, यानी ये बहुखंडन हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुखंडन। ये बहुखंडन को दर्शा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें क्या बोला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को संलयन यानी कि मिलने को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। यौनावस्था में कई परिवर्तन होते हैं। जब किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं उसी को यौनावस्था भी कहते हैं। तो कई परिवर्तन होता है, जैसे लड़कों का आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, उनके मूंछ आने लग जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाता है, मूंछ आने लगते हैं। तो ये सब नाटकीय परिवर्तन होता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल जो 38 नंबर में है, क्या सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। तो इसका सही जवाब है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर किलोवाट पर मीटर स्क्वायर भी इसको कहा जाता है, या तो किलो जूल भी कह सकते हैं इसको। तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस मतलब ऐसा गैस जो सजीवों के द्वारा जो बनता है उसको कहते हैं जैव गैस। तो इसका मुख्य घटक जो है ये मीथेन है, मीथेन। तो ये ध्यान में रखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब चीज़ जो बहुत ही संक्षेप में समझाया हूँ समझ में आया होगा। तो ये सब का अच्छा से तैयारी कीजिए, इसका एनालिसिस कीजिए और इस तरह का और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जितना है उस सब का तैयारी कीजिए। हो सकता है यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले, और अगर ये नहीं रहे तो इसी के जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, इसी के आसपास का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो अच्छा से तैयारी कीजिए।